नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नितिशा बंसल। भारत एक्सप्रेस के इस खास प्रोग्राम सियासत में आपका स्वागत करती हूं। इस प्रोग्राम में हम दिखाएंगे आपको भारत की सियासत के अलग अलग रंग, अलग अंदाज में। सियासी दलों के अंदर की बात, किसकी शय और किसकी मात, कौन कैसे कर रहा है खेल और कौन हो रहा है फेल। सियासत की सुनिए मजेदार किस्से, दलों के कितने टुकड़े और कितने कितने हिस्से, कौन दल कैसे मचा रहा है धमाल, कौन कर रहा है कमाल, सियासत में कब और कैसे आ रहा है उबाल। सियासत की केवल खबरें नहीं, हम उठाएंगे सियासत के असली सवाल। उत्तर प्रदेश में महासंग्राम की तैयारी जोरों पर है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं और सब पार्टियां चलने लगी हैं अपने अपने दांव। सबने साध लिए हैं अपने अपने तीर कमान। होने वाला है चुनावी घमासान। सबको है वोटों की चाहत। गर्मा गई है यूपी की सियासत। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। 2027 के शुरू में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारी करने में लगे हैं। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी फिर से तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों को विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहते हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी अपने हाथी की रफ्तार बढ़ाना चाहती हैं। 2022 में भी यही सीन था, लेकिन तब योगी आदित्यनाथ सबसे आगे निकलने में कामयाब रहे थे। अखिलेश यादव की साइकिल तेज तो चली, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पंचर हो गई। राहुल गांधी की कांग्रेस तो पूरे चुनाव में हाँफते हुए दिखी, तो पूरे बहुमत से सरकार बनाने का दावा करने वाली मायावती केवल एक विधायक जिता पाई थीं। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि अब बीएसपी मैदान से बाहर है, तो विपक्ष में अब वही बचे हैं। कांग्रेस से उनका गठबंधन तो है, लेकिन उसमें भी काफी पेच है। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तो बराबरी का हिस्सा चाहते हैं और बार बार 200 सीटों की मांग कर रहे हैं। और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना ही नहीं चाहते और प्रदेश की सारी 403 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। तीनों नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को समझाने में लगे हैं कि पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, इसलिए गठबंधन में समाजवादी पार्टी को किसी तरह से हावी न होने दिया जाए, और अगर गठबंधन हो भी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बराबर बराबर सीटों पर लड़े, जबकि कांग्रेस के अभी केवल 2 विधायक विधानसभा में हैं। समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए ही राजेंद्र पाल गौतम की टीम ने मायावती से भी मिलने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन दोनों दलों को ही उम्मीद है कि यूपी के 2 लड़के कोई न कोई समझौता कर ही लेंगे, जो दोनों के लिए सम्मानजनक होगा। इस सबके बीच बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की भगवा ब्रिगेड है, जो कानून व्यवस्था सुधारने और अवैध मदरसों पर कार्रवाई करके अलग ही माहौल बनाने में जुटी है। भगवा ब्रिगेड के इरादे एकदम स्पष्ट हैं, जिसकी कोई काट न तो समाजवादी पार्टी के पास है और न ही कांग्रेस के पास। इस बीच ब्राह्मण वोटों के लिए खींचतान जोरों पर है। अखिलेश यादव ने अपने पीडीए के फार्मूले में पी को पंडित बताते हुए पहला टिकट ही पंडित पवन पांडे के नाम से घोषित कर दिया है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच ब्राह्मण वोटों को लेकर भारी खींचतान चल रही है। न तो अखिलेश यादव पीछे हटने को तैयार हैं और न ही योगी आदित्यनाथ। इस सब के बीच राहुल गांधी और मायावती भी अपने लिए गुंजाइश देख रही हैं। यूपी में एक समय ब्राह्मण प्रदेश की सियासत में हावी थे। अब तक बने मुख्यमंत्रियों में से कांग्रेस ने 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से ही दिए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत
कमलापति त्रिपाठी, सुचित्रा कृपलानी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी को कांग्रेस ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। ब्राह्मणों को वो दौर याद तो आता है, लेकिन अब वो बीजेपी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाने की हालत में है ही नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से भी काफी उम्मीदें हैं। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो उज्जैन से लेकर अयोध्या तक की पद यात्रा निकालने का भी ऐलान कर चुके हैं। विपक्ष का एकमात्र दल मानकर समाजवादी पार्टी अपने को अब मुसलमान वोटों की एकमात्र हकदार मान रही है, लेकिन मामला इतना आसान है ही नहीं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी यूपी में सक्रिय हो चुके हैं और बार बार ऐलान कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर बीजेपी को हराना चाहती है तो वो उन्हें अपने गठबंधन में शामिल करे। लेकिन अखिलेश यादव ध्रुवीकरण के डर से ओवैसी को भाव नहीं दे रहे हैं। ऐसे में तय है कि बीएसपी नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी जरूर मुस्लिम वोटों का बंटवारा करेंगे और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। मुस्लिम वोटों की तरफ राहुल गांधी और मायावती भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। बहरहाल यूपी के 2027 के चुनाव काफी हद तक ब्राह्मण वोटों के रुझान पर और यूपी के दो लड़कों की मिलीजुली सियासत पर निर्भर करेंगे, जिसकी पल पल की जानकारी भारत एक्सप्रेस आपको देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। केवल यूपी ही नहीं, पंजाब में भी चुनावी माहौल, सियासत रही है खौल। मुख्यमंत्री पद की है जिनको चाह वो बना रहे हैं अपनी अपनी राह। मुकाबला सीधा होगा या होगा तिकोना, नेता छान रहे हैं प्रदेश का कोना कोना। जिसको मिलेगी जीत और किसको पड़ेगा रोना। तैयारी तो पंजाब में भी बड़ी तेजी से चल रही है। मेल मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब विधानसभा के चुनाव जीने मरने का सवाल बन चुके हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार तो उनके पास रही नहीं। अब अगर पंजाब भी गया तो पार्टी को सिमटते देर नहीं लगेगी। हारते ही आम आदमी पार्टी का हाल शिरोमणि अकाली दल की तरह होने का भी डर है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल अब फिर से बीजेपी के करीब आता दिख रहा है। पार्टी नेता सुखबीर सिंह बादल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल भी चुके हैं। दोनों दलों के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है। बादल ने तो परिसीमन बिल का समर्थन करने का भी ऐलान कर दिया है और अब ऐसे आसार बन रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में दोनों पुराने दोस्त फिर से साथ मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी को भी इसमें ही फायदा है, क्योंकि अकेले वो भी पंजाब में कुछ कर नहीं पा रही है। वैसे तो बड़ा दांव चलते हुए उसने आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों का विलय करा लिया है। अब उसके पास कई बड़े नेता हो चुके हैं, लेकिन जनाधार के मामले में उसे शिरोमणि अकाली दल की जरूरत तो पड़नी ही है और अब इनका मुकाबला होना है। इंडिया गठबंधन बनाने वाले दो दलों यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही असली लड़ाई होनी तय है। पिछले लोकसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस 13 में से 8 लोकसभा सांसद जिताने के बाद आत्मविश्वास से लबालब है। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान जहां पूरी जान लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस का आत्मविश्वास ही उसके लिए मुसीबत बन चुका है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ऐसा सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन इसका जवाब ढूंढे बिना उसे सत्ता मिलना या उसके पास सत्ता टिकना मुश्किल है। राहुल गांधी ने तो राजा अमरिंदर सिंह वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बनाए रखकर अपनी मंशा जता दी। चरणजीत सिंह चन्नी भड़क गए हैं। चन्नी अमरिंदर सिंह वडिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और चाहते हैं कि उन्हें ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। वैसे राहुल के मन में तो कुछ और भी चल रहा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति उनका रवैया सॉफ्ट होने लगा है। वो तो बीजेपी में अपना पसंदीदा नेता भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को बता चुके हैं। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह का मन भी बीजेपी में लग नहीं रहा है। उनका रिकॉर्ड रहा है कि कांग्रेस के साथ आकर ही वो ऊंचाइयां छू पाते हैं और कांग्रेस से निकलकर जीरो हो जाते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी खुद पहल करते हैं तो कैप्टन को फिर से कांग्रेसी होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कांग्रेस को इससे फायदा क्या होगा?
अभी की हालत यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी और राजा अमरिंदर सिंह वडिंग के दो खेमे बन चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह आ गए तो वो भी सीधे मुख्यमंत्री पद के दावेदार ही बनेंगे। यानी तय है कि कांग्रेस में जैसी लड़ाई छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में मची, उससे ज्यादा लड़ाई पंजाब में छिड़ सकती है। कहीं इस वजह से सरकार भी उसकी बनते बनते रह जाए। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को कुछ उम्मीद बनती दिखती है, लेकिन उसकी लोकप्रियता का ग्राफ इतना गिर चुका है कि अरविंद केजरीवाल भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बेहद भरोसेमंद राघव चड्ढा ने जिस तरह से पलटी मारी और अपने साथ 6 और राज्यसभा सांसद ले गए, उससे तो आम आदमी पार्टी का गोला बारूद ही खत्म हो गया लगता है। भगवंत मान अपने दम पर केवल हंसी मजाक और बयानबाजी ही कर पाते हैं। ऐसे में पूरा दारोमदार अरविंद केजरीवाल पर ही है। फिलहाल तो सूरत यही बन रही है कि पंजाब में त्रिकोणा मुकाबला होगा। एक तरफ सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी होगी तो उसे चुनौती देगी आपसी लड़ाई में जूझती कांग्रेस। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का संभावित गठबंधन मुकाबले को तिकोना बनाने में जुटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जंतर मंतर का आंदोलन तो निपट गया, लेकिन गरमा रहा है झारखंड। जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी करने वालों को नहीं मिल रहा है दंड। कांग्रेस ने अपनाया रवैया दोहरा, कहीं उसकी चाल उसे न दे चुनाव हरा। राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे हैं साफ, छात्रों के साथ हैं या हैं छात्रों के खिलाफ? झारखंड उन गिने चुने राज्यों में है जहां कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है और वहां मौजूदा गठबंधन सरकार में भी शामिल है। लेकिन यही झारखंड अब कांग्रेस के लिए मुसीबत बन चुका है। दिल्ली में जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और परीक्षा सिस्टम में धांधली को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के धरना के दौरान कांग्रेस ने भी जोरदार प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। संसद में भी कांग्रेस ने छात्रों पर बल प्रयोग का मुद्दा लगातार उठाया। इस तरह से राहुल गांधी ने खुद को छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश की। लेकिन राहुल का यही छात्र हितैषी चेहरा झारखंड में गठबंधन सरकार के लिए ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी संकट पैदा कर रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने रांची में धरना प्रदर्शन शुरू किया तो राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि उनकी पार्टी भी झारखंड में सरकार में शामिल है। रांची में धरना प्रदर्शन तेज हुआ तो झारखंड सरकार ने वहां भी बल प्रयोग किया और आंदोलनरत छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया। जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन झारखंड में दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी झारखंड सरकार के काम से अपना पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। उनके बयान आ रहे हैं जिनमें वो झारखंड में भी छात्रों के साथ खड़े होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन खड़े हो नहीं रहे हैं। केंद्र और झारखंड में अलग अलग तरह का रवैया अपनाकर कांग्रेस भी फंस गई है और खुद राहुल भी। राहुल के छात्रों के पक्ष में बयान तो आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी सरकार से दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं, इस पर बोलने से बच रहे हैं। कांग्रेस के सामने मुश्किल राजनीतिक सवाल है कि वो अपनी गठबंधन सरकार पर दबाव डाले। बिना विरोध कर रहे छात्रों का साथ देने का दावा कैसे कर सकती है? कांग्रेस का रवैया यह है कि वो झारखंड सरकार का प्रमुख घटक है, लेकिन उसने झारखंड सरकार का बचाव करने के बजाय प्रदर्शनकारियों का साथ देने का फैसला किया है। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर बातचीत के लिए मंत्रियों की समिति बनाने का अनुरोध कर चुका है। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान मौजूदा सिस्टम को महंगा और दमनकारी तक बता डाला और यहां तक कह दिया कि हर सरकार को छात्रों की बातें सुननी चाहिए और शिक्षा सिस्टम को बदलने के लिए कदम उठाने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, केंद्र सरकार हो या झारखंड सरकार। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी सीधे जिम्मेदारी लेने से क्यों बच रहे हैं? अगर वो झारखंड की गठबंधन सरकार से नाराज हैं, तो क्या वो अगले विधानसभा चुनाव में उनके साथ चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सियासत के अगले हिस्से में हम करेंगे ऐसे नेता की बात जो विरोधियों को लगातार दे रहा है मात। समुंदर के पानी की तरह लौट कर आता है, पहले से ज्यादा मजबूत सरकार बनाता है। उसकी सियासत के आगे है विरोधी फेल,
कोई नहीं समझ पाता उस नेता का खेल। महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां लोकसभा चुनाव में तो एनडीए पिछड़ गया था, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में उसने जोरदार वापसी की। इंडिया गठबंधन एकदम किनारे लग गया, धाराशायी हो गया। जाहिर है इस जीत का क्रेडिट मिला देवेंद्र फडणवीस को। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। ये सुपरहिट डायलॉग असल में देवेंद्र फडणवीस ने ही बोला था और उन्होंने इसे सच भी साबित करके दिखाया था। उद्धव ठाकरे ने कुछ समय तो सरकार चला ली, लेकिन जल्द ही शिवसेना में फूट हुई और सरकार एनडीए की बन गई। तब देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों को चेतावनी दी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में तो देवेंद्र भाऊ का ऐसा जलवा दिखा कि न तो शरद पवार की एनसीपी कहीं दिखी और न कहीं दिखे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस भी साफ हो गई। देवेंद्र फडणवीस जोरदार वापसी करके मुख्यमंत्री बन गए। देवेंद्र फडणवीस की चालों के सामने विपक्ष हक्का बक्का है। एनसीपी से अजीत पवार गुट को तो वो पहले ही एनडीए में मिला चुके थे। इसी तरह असली शिवसेना भी अब उद्धव ठाकरे की नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की है। फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। 2014 में बीजेपी ने 122 सीटें जीती तो 2019 में कुछ घटकर 105 हो गई। लेकिन 2024 में तो देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को 132 सीटों तक पहुंचा दिया। बीजेपी की इस सफलता के पीछे देवेंद्र फडणवीस के मास्टर स्ट्रोक ही हैं। देवेंद्र फडणवीस के नए मास्टर स्ट्रोक का शिकार एक बार फिर से उद्धव ठाकरे हुए हैं। विधानसभा में तो उनकी ताकत पहले ही कम हो चुकी थी और अब लोकसभा के भी सांसद भी उनसे छिटक गए। ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 सांसद अब शिवसेना शिंदे में शामिल हो चुके हैं। कहने को तो ये सांसद शिवसेना शिंदे में शामिल हुए हैं, लेकिन असली खेल इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का ही है। उद्धव ठाकरे को एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका मिला और दल बदलने वाले उनके 6 सांसद अब औपचारिक तौर पर शिवसेना शिंदे के जरिए एनडीए में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सियासत की शतरंज की चाल का किसी के पास जवाब नहीं। पहले एनसीपी को तोड़कर अजीत पर गुट को एनडीए में लाए और अब शरद पवार की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेल मुलाकात से लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और भी कुछ नया करने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस एक कदम पीछे हटने से भी गुरेज नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना जरूरी हो जाता है। ऐसा ही हुआ जब 2022 में शिवसेना में टूट हुई और एकनाथ शिंदे एनडीए में आए तो 5 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके देवेंद्र फडणवीस बिना किसी आपत्ति के उप मुख्यमंत्री बन गए और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनवा दिया। देवेंद्र फडणवीस के इसी त्याग ने बीजेपी को इतनी मजबूती दी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दलों से इतने आगे निकल गई कि मुख्यमंत्री पद अपने आप उनके पास आ गया। सियासी गलियारों में कई बार बात ये भी चलती रहती है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जा सकता है, लेकिन ये सब सियासी अटकलें ही हैं। महाराष्ट्र में सरकार और एनडीए के लिए देवेंद्र फडणवीस इतने अहम बन चुके हैं कि उन्हें केंद्र की राजनीति का समय मिल पाना ही मुश्किल है। हाँ, जब एनडीए को या बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बैठे बैठे ही खेल कर देते हैं और विपक्षी चारों खाने चित्त हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। किसकी शय और किसको मात, सियासत के अगले एपिसोड में होगी बात। फिलहाल आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।